नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज से हम लोग करंट अफेयर भी चालू करेंगे। देखो, हम लोग कोई भी अगर वनडे एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम निकालना है आपको गवर्नमेंट जॉब का, तो आपको करंट अफेयर कम से कम 1 साल या 1.5 साल की तैयार होनी चाहिए। तो हम लोग करंट अफेयर अभी इसको चालू कर रहे हैं और डेली हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि हम लोग को डेली फैक्ट्स वगैरह बहुत सारे याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये करंट अफेयर हम लोग जुलाई से चालू कर रहे हैं और ये अभी जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें ये बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं। पहला करंट अफेयर है, ये जुलाई 2021 का है कि धौलीवीरा जो सिटी है, धौलीवीरा को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो 27 जुलाई 2021 को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल धौलीवीरा को शामिल किया गया है। तो धौलीवीरा क्या है? धौलीवीरा देखो, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है और ये कहाँ पर है स्थित? गुजरात में कच्छ ज़िले में स्थित है। ठीक है, एक ये खातिर बेट नामक एक जगह है, वहाँ पर ये स्थित है। देखो, इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी 1968 में जेपी जोशी के द्वारा, और पहली बार खुदाई का काम 1990 टू 1991 के बीच में आर.एस. बिष्ट ने किया था। ठीक है, अब देखो, यूनेस्को ने इस साइट को धौलीवीरा को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है और ये भारत का 40वां स्थल है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि इसकी कहाँ पे मीटिंग हुई थी? तो देखो, इसकी मीटिंग हुई थी 16 से 31 जुलाई के बीच में। चीन का एक शहर है फोजुआऊ, तो फोजुआऊ शहर में ऑनलाइन माध्यम से किया गया था। और ब्रिटेन के एक शहर लिवरपूल शहर है। ठीक है, तो ब्रिटेन का एक शहर है लिवरपूल, ये समुद्री मतलब शहर है, समुद्र के किनारे स्थित है। इससे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया गया है। तो देखो, भारत के 3 सिटी हैं ये विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल हैं। तो भारत के तो कुल 40 हो गए हैं, पर अभी हाल ही में 2017 में अहमदाबाद का जो सिटी है चंपानेर, पावागढ़, ये एक पार्क है, ये 2004 में शामिल था। रानी की बाव, ये जो है तीनों अभी गुजरात राज्य में स्थित हैं। ये तीनों मतलब जो विश्व धरोहर स्थल है, टोटल भारत में कितनी है? 40। ठीक है, तो 32 जो हैं स्थल हैं वो सांस्कृतिक है, मतलब कल्चरल हैं, 7 जो है नेचुरल हैं और एक मिश्रित है। ठीक है, तो देखो, ये है धौलीवीरा के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तेलंगाना में एक मंदिर है जिसको कहा जाता है रुद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और ये 39वां स्थल है। ठीक है, तो यूनेस्को ने ही इसको प्रदान किया है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने का वो प्रदान किया है। तो इसका देखो, सबसे पहले ये कब शामिल हुआ? तो 25 जुलाई 2021 को काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर भी इसको कहा जाता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। और ये कहाँ पर है? तेलंगाना में ये है, एक गांव है पालमपेट, वहाँ पर ये स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था रेचा रला रुद्रा ने। ठीक है, अब रेचा रला रुद्रा कौन थे? तो देखो, काकतीय राजा थे, उनका नाम था गणपति देव, उनके ये सेनापति थे। ठीक है, तो ये है तेलंगाना में, और ये कौन से देवता को समर्पित है? तो ये शंकर जी को समर्पित है, जिनको कहा जाता है रामलिंगेश्वर स्वामी। ठीक है, तो ये शिव को समर्पित मंदिर है। और देखो, इसका निर्माण कैसे किया गया? इसका निर्माण किया गया है एक सैंड बॉक्स तकनीक से। तो सैंड बॉक्स तकनीक होती क्या है कि जैसे हम लोग आज के समय में घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए हम लोग पिलर बनाते हैं, उसके ऊपर पहले पिलर बनाने से पहले उसको गड्ढा करते हैं किसी भी लैंड में, और उसमें हम लोग सरिये का बेस बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें ये आज के समय में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सैंड बॉक्स तकनीक में क्या होता है कि इमारतों के निर्माण से पहले गड्ढे को भरते हैं, और गड्ढे को भरने के लिए किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? जैसे रेत भर देते हैं, ठीक है, रेत चूना भर देते हैं, तो इस तरह से, और गुड़ भी भर देते हैं। तो ये सब चीज़ें भर के ये गड्ढे में भर देते हैं, फिर ये लोग पिलर खड़े करते हैं। तो उससे होता क्या है कि भूकंप में जब आता है किसी भी जगह पे, तो भूकंप में ये बहुत ही तकनीक सहायता करती है, बिल्डिंग को संभाल के रखती है।
ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भूकंप आता है वो नीचे से आता है। ठीक है, एपी सेंटर जो होता है, किसी भी भूकंप का केंद्र एपी सेंटर कहा जाता है, वो ज़मीन के नीचे होता है। और जब वो ज़मीन से जो उसमें 3 वेव होती हैं, ठीक है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, तो ये सब जो वेव्स आती हैं, तो सबसे पहले प्राइमरी वेव आती है तो वो ज़मीन से होकर ही आती है। तो जब वो रेत में आती है तो वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो सैंड बॉक्स तकनीक ये होती है। और इस मंदिर में शिव को समर्पित है, और इसकी जो ईंटें हैं, बहुत हल्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। हालांकि ये ईंटें जो इतनी हल्की हैं कि ये पानी में भी तैर कर सकती हैं। अब देखो, इस मंदिर के बारे में मार्को पोलो ने कहा है कि ये मध्ययुगीन मंदिरों में सबसे चमकीला तारा था आकाशगंगा में। ठीक है, तो ये है। दूसरी करंट अफेयर है, पहला ये धौलीवीरा भारत का 40वां धरोहर स्थल है, और तेलंगाना में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को ये 39वां स्थल है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी स्टोरी है, गुरुग्राम में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है। अनाज एटीएम क्या है कि गुरुग्राम में खोला गया है। तो इसमें क्या है कि एटीएम जैसे हम लोग आज मनी निकालने के लिए यूज करते हैं, तो इसमें जो भी बेनिफिशियल होगा, जिसका मतलब आधार कार्ड, वो अपना नंबर डालेगा और टच स्क्रीन के माध्यम से फूड ग्रेन्स निकलेंगे। फूड ग्रेन का मतलब गेहूँ निकल सकता है, और भी राइस निकल सकता है, मिलेट्स निकल सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें निकलेंगी। तो ये कहाँ खोला गया है? फर्रुखनगर, गुरुग्राम जिले में। ठीक है, देश का पहला अनाज एटीएम है ये, और यह बैंक एटीएम की भांति कार्य करता है। ठीक है, इसकी स्थापना किस प्रकार से की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा ये की गई है। इसमें टच स्क्रीन के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम / ये मशीन में लाभार्थी का आधार कार्ड नंबर अंकित करना होता है। और वर्तमान में क्या क्या आ रहा है? बाजरा आ रहा है, चावल और गेहूँ। चलिए अब चौथी करंट अफेयर देखते हैं। तो जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के मुद्दों के समाधान के लिए एक आयोग का गठन किया था। इसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था जुलाई 2021 में, और जनवरी 2022 में इसको अपनी रिपोर्ट देनी थी। तो इसका मेन जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। ये अन्य पिछड़ा वर्ग के मुद्दों के लिए संविधान के लिए जो आयोग गठित किया गया है, इसकी अध्यक्ष हैं जी रोहिणी। ठीक है, जी रोहिणी इसके अध्यक्ष है। और 31 जनवरी 2022 को दिस कमेटी हैड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये अब मतलब मुद्दों का समाधान करेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग के क्या क्या मुद्दे हैं और किस तरह से वी कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अनदर स्टोरी अब करंट अफेयर। तो इसमें अब देखते हैं जुलाई और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, ये डेली करंट अफेयर आएगा और इसमें हम लोग को करंट अफेयर पूरा मैं आपको तैयार कराऊंगा। ठीक है, तो करंट अफेयर की सीरीज अलग से आएगी, और जो क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आ रही है वो भी अलग आएगी। ठीक है, और थ्योरी भी आपको साथ साथ कराएंगे। पॉलिटी की जैसे थ्योरी अभी करा रहे हैं, इन्वायरमेंट की जो वो है वो थोड़ी अभी बीच में पॉज हो गई थी, अब इन्वायरमेंट भी चालू होगा। ठीक है, अब देखो, खादी एवं ग्राम उद्योग ने भूटान, संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई और मैक्सिको, इन तीनों में अपना ट्रेडमार्क पंजीकरण कराया है। एक ये स्टोरी है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से जगह में कौन कौन से देशों में ये खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने मतलब अपना ट्रेडमार्क पंजीकृत कराया है। तो भूटान है, संयुक्त अरब अमीरात है और मैक्सिको है। 3 ये कंट्री हैं यहाँ पे अभी हाल ही में इन्होंने रजिस्टर कराया। अब देखो, अगला करंट अफेयर का टॉपिक है सहकारिता मंत्रालय। तो इन्होंने देखो, केंद्र सरकार ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि केंद्र सरकार ने एक नया मंत्रालय का गठन किया है। उस मंत्रालय का नाम क्या है? कुछ भी दे सकता है, भारी उद्योग मंत्रालय दे सकता है, उद्यम मंत्रालय दे सकता है, तो सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री हैड गिवन टू विच पर्सन, तो ये होगा अमित शाह जी को, जो हु आर द राइट नाउ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैड नाउ बिकम द कोऑपरेटिव मिनिस्टर आल्सो। ठीक है, तो अमित शाह ये हैं।
तो अमित शाह जी को ये बनाया गया है और 6 जुलाई 2021 को इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, सहकारिता राज्य मंत्री ये हैं BL वर्मा। ठीक है, ये देखिए BL वर्मा है। और इसका किस प्रकार से इसका गठन किया गया है, तो 97 संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ था, इसमें संविधान में एक नया शब्द जोड़ा गया था, मतलब सहकारिता सोसाइटी। तो इसी के द्वारा भाग 3 में भी अनुच्छेद ये जो 19(1)(c) है, इसमें भी सहकारिता सोसाइटी शब्द जोड़ा गया है। तो इसी के द्वारा ये सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है वेस्ट बंगाल में विधान परिषद के गठन के लिए विधेयक पारित किया गया है। अब देखो वेस्ट बंगाल में जो विधान परिषद के सृजन के लिए विधेयक पारित किया गया है, इसमें देखो अब ये क्वेश्चन आता है कि किन किन राज्यों में विधान परिषद। देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे अपनी सेंट्रल जो होती है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा लोकसभा तो दो ये होती है हमारे केंद्र के स्तर पे। तो राज्य के स्तर पे क्या होता है, राज्य के स्तर पर होता है विधानसभा और सेकंड वन इज द विधान परिषद। तो देखो विधानसभा हर स्टेट्स में होती है, पर विधान परिषद जरूरी नहीं है कि ये हर स्टेट्स में हो। ठीक है, राज्य अपने बजट के हिसाब से देखता है कि किस किस स्टेट्स में हम विधान परिषद हम खोल सकते हैं। मतलब ये जो है आर्थिक क्षमता पर डिपेंड करता है कि कौन कौन राज्य विधान परिषद का खर्चा मतलब अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, छोटे राज्यों में विधान परिषद नहीं होता है, केवल बड़े राज्यों में ही कुछ राज्य हैं वहाँ पर विधान परिषद है। तो ये देखो कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद। अब ये पश्चिम बंगाल ने पारित किया है। पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि हम अपनी विधान परिषद अलग बनाएंगे। ठीक है, विधानसभा तो हाई होती है हर राज्य में। ठीक है, तो अब 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है महाराष्ट्र, 5वां है तेलंगाना और यूपी। तो देखो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड यूपी। ठीक है, तो चाहे ये कोड बना लो KMTU APB। तो KMTU कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये याद रखना तमिलनाडु में नहीं है, अभी तेलंगाना में है। तमिलनाडु में पहले थी पर उन्होंने हटा दी है। ठीक है, अब देखो जो आर्टिकल 171 है ये विधान परिषद की संरचना को बताता है कि इट टेल्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द विधान परिषद। ठीक है, अब देखो आर्टिकल नंबर 169 है, ये क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 169 कहता है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के को बना सकती है या उसको ख़त्म कर सकती है। ठीक है, और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के जो विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उनमें बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत के आधार पर ये पारित किया जा सकता है। मतलब आप बात को समझो, जैसे मान लो जैसे यूपी में 403 विधानसभा विधायक हैं, MLA हैं, इसमें जो उपस्थित हैं मान लो उपस्थित हुए 400। ठीक है, तो 400 का 2/3 कितना होगा, 2/3 इसका निकाल लीजिए, 800 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना हो गया 267। अगर 267 लोगों ने वोट कर दिया कि विधान परिषद यूपी में होनी चाहिए तो विधान परिषद हमारे स्टेट में बन जाएगी। वैसे यूपी में पहले से ही ऑलरेडी विधान परिषद है। तो देखो इस तरह से ये विधान परिषद की कहानी है। तो एक बार हम लोग अब देखो एक नया टॉपिक देखते हैं, प्रसाद योजना।
प्रसाद योजना किससे रिलेटेड है? तो प्रसाद योजना टूरिज्म को बढ़ाने से रिलेटेड है। और इसको कौन कौन इसको रेगुलेट कर रहा है? तो पर्यटन मंत्रालय जो है, ये अपने देश का पर्यटन मंत्रालय प्रसाद योजना को रन कर रहा है। तो देखो प्रसाद योजना में देखो अभी हाल ही में एक क्या हुआ है कि रुद्राक्ष देखो प्रसाद योजना का पूरा नाम क्या है? वनडे एग्जाम में इसका नाम भी पूछ लेंगे। तो प्रसाद योजना का पूरा नाम है पिलीग्रिमेज रिजुवेनेशन। तो देखो ये प्रसाद योजना का पूरा नाम है पिलीग्रिमेज रिजुवेनेशन स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो देखो इसका हिंदी में मतलब है तीर्थ स्थल कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। तो ये 2014-15 में ये अभियान चालू किया गया था और पर्यटन मंत्रालय इसको रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, इसका काम क्या है? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना और धार्मिक स्थलों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करना है। तो देखो ये जो विश्वनाथ मंदिर जो बना है वाराणसी में, वो इसी के अंतर्गत बन रहा है। इसके द्वारा ही वाराणसी में जो गंगा नदी है उसमें क्रूज सर्विस क्या होता है कि क्रूज के द्वारा लोगों को गंगा नदी की मतलब सैर करवाना। तो ये सब चीज़ें प्रसाद योजना के द्वारा हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो अब देखो ये तो हो गया एक ये करंट अफेयर। दूसरा करंट अफेयर है, नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का आयोजन किया है। रुद्राक्ष बिल्डिंग एक बनाई है और मतलब एक 2 मंजिला बिल्डिंग बनाई है। इसमें 108 रुद्राक्ष सेंटर बनाए गए हैं और ये 2 मंजिल है। ठीक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो जापान के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। 2.87 हेक्टेयर भूमि में ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया है। तो 1200, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसमें 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो ये देखो ये आज का करंट अफेयर था जो 2021 जुलाई से ही मैंने चालू किया है और इसमें पूरा करंट अफेयर ये हम लोग आते आते पूरा ये कवर करेंगे। ठीक है, ये आने वाले जुलाई तक का। तो देखो एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। धौलीवीरा भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। तेलंगाना में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। गुरुग्राम में देश का पहला अनाज ATM खोला गया है। OBC वर्ग के जो अध्यक्ष हैं जी रोहिणी, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन 31 जनवरी 2022 को दे दी है। और खादी एवं ग्राम उद्योग जिसको KBIC भी बोला जाता है, भूटान, UAE और मैक्सिको में अपना ट्रेडमार्क पंजीकरण कराया है। एक नया मंत्रालय बना सहकारिता मंत्रालय, इसके पहले सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी। और पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के सृजन हेतु विधेयक पारित किया गया है। और प्रसाद योजना तथा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। ठीक है दोस्तों, तो ये जापान के सहयोग से बनाया गया। तो ये करंट अफेयर था, इसको आप लोग पढ़िएगा और धीरे धीरे ये आप डेली पढ़ेंगे तो याद होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।